प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिक श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के विषयों पर हम लोग नजर डालते हैं और सबसे पहला जो हम लोग का विषय है वह है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से है। अभी जो TDB है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है, उसने तिलपिया मछली के उत्पादन के लिए इजरायली प्रौद्योगिकी के अनुसार कुछ कंपनियों से समझौता किया है और इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके बारे में हमें कुछ चीजें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है यह भारत में नीली क्रांति को, ब्लू रिवॉल्यूशन को प्रोत्साहित कर रही है। और इसके बारे में भी जानेंगे, तिलपिया मछली के बारे में भी, तो इसको आप पढ़ेंगे। और ये देख रहे हैं समझौता के पत्र आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इन महोदय के तो बाल ही नहीं है। तो और आगे आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो साथियों जो मत्स्य होता है, ये जो मत्स्य क्षेत्र है, तो मत्स्य क्षेत्र से कौन कौन जुड़े हैं? मछुआरे जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालक जुड़े हुए हैं और अन्य इसके जो हितधारक। तो इस योजना से इन सभियों का भला होगा। और छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और यह जो मत्स्य उत्पादन, इसका सीधा संबंध किससे है? तो पोषक तत्वों से है, पोषण से है, न्यूट्रिशन से है। भारत आज भी मल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट की जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो उसके उन्मूलन के लिए भी यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस योजना का उद्देश्य आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मत्स्य उत्पादन अर्थव्यवस्था एवं पोषण चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हम लोगों ने देखा। अभी यह जो प्राथमिक क्षेत्र है जो हमारे जो अर्थव्यवस्था का, उसमें जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है वो मत्स्य क्षेत्र ही है। मत्स्य हमारे जो स्थलीय भूमि है उसमें भी किया जा सकता है और समुद्री क्षेत्र में भी करते हैं। तो दो भागों में बांट दिया जाता है मत्स्य उत्पादन को। तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में गुणवत्ता, तकनीकी, उत्पादकता, पोस्ट हार्वेस्टिंग, अवसंरचना, प्रबंधन, आधुनिकीकरण, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना इस योजना का उद्देश्य है। किसका? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। साथियों हमारे देश में जितनी जरूरत है मछली की उतना हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं, बाहर से आयात करते हैं। और ये जो हमारा जो मत्स्य जो सेक्टर था, जो मत्स्य क्षेत्र था, यह असंगठित था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव था, यहाँ उत्पादकता ज़्यादा नहीं थी, इसकी जो मूल्य आपूर्ति श्रृंखला है वो भी व्यथित था। तो इन सभी को संगठित करने के लिए यह योजना लाई गई है। और इस योजना में कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, वो भी देख लेते हैं कि वर्ष 2018-19 में 137 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ और 2024-25 में इसको हम लोगों को 220 लाख मीट्रिक टन तक ले जाना है। और औसत हम लोगों को 9% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना है। यानी जो मत्स्य क्षेत्र है अगर वह प्रति वर्ष 9% की वृद्धि दर्ज करता है तो 2024-25 तक हम लोग 220 मिलियन टन तक पहुंच जाएंगे, जो वर्तमान में 2018-19 में कितना था? तो 137.58 मिलियन टन था। यह योजना वर्ष 2020-21 से लागू होगा और कहां तक जाएगा? तो 2024-25 तक जाएगा, वहां तक अब इसको चलाया जाएगा, ऐसा अभी लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान स्थिति में देखें तो वर्ष 2020-21 में इसका जो उत्पादन हुआ, इसका जो उत्पादन की जो वृद्धि दर थी 10.87% थी और 145 मिलियन टन हो चुका था। किससे? तो 137 से। तो ये तो देख रहे होंगे कि हम लोग पहले साल जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिए। कितने का लक्ष्य था? 9% का। बढ़ा कितने से? तो 10.87% से। और 137.58 मिलियन टन से कितना हो गया? तो 145 मिलियन टन हो चुका है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुआ है? तो वर्ष 2020-21 से। और कब तक
तक जाएगा तो यह 2024 तक जाएगा। इसके लक्ष्यों को ध्यान में रखेंगे। विशेष रूप से यह कथन में यह कभी भी आ सकता है, यह आंकड़े तो शायद ही आए, लेकिन ये आ सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 9% वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं और ये देख रहे हैं एक्वा कल्चर। ये जलीय कृषि का मतलब क्या है? एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर क्या होता है इसको भी जान लीजिए। मछली, मोलास्क, क्रेटासियस और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती। तो जलीय जीवों की खेती ही क्या है? एक्वा कल्चर है। जलीय जीवों में क्या है? मछली है, मोलास्क है, क्रेटासियस है और जलीय पौधे हैं। ये आप देख रहे हैं तिलिपिया मछली है और पूरे विश्व में सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है और यह एक बढ़ता हुआ मछली उपभोग के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। तो तिलिपिया दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली खाद्य मछली के रूप में उभरकर सामने आई है। तिलिपिया का उत्पादन दुनिया के कई हिस्सों में व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय हो गया है और मत्स्य विशेषज्ञों ने तिलिपिया को इसकी तेजी से वृद्धि होने और कम रखरखाव वाले उत्पादन के कारण जलीय चिकन, तो कभी भी पूछा जा सकता है जलीय चिकन किसको कहा जाता है? तो तिलिपिया मछली को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि उपाधि दी है। आज अगर कोई मछली वैश्विक मछली के रूप में जानी जाती है तो उसका तिलिपिया से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और ये आप देख रहे होंगे तो ये आपको एक सबमरीन दिख रहा होगा और ये उसका रडार है, आप देख रहे होंगे। तो ये देखते हैं कि अभी हुआ क्या है। न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं वहाँ इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि वहाँ वो एक समझौता चाहते हैं। किसको लेकर समझौता चाहते हैं? तो वह चाहते हैं कि ये जो समुद्र में जो संसाधन है, पादपीय संसाधन और जंतु संसाधन, तो इसके संरक्षण के लिए एक समझौता को लेकर वो सभी न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए। प्रिय आकांक्षियों, आज मानव दानव की भांति हो गया है। जिस तरीके से दानव देवलोक का विनाश करते थे उसी तरीके से हम मानव आज पृथ्वी लोक के विनाश में लगे हुए हैं। हम लोग स्थलीय संसाधनों का अंधाधुंध इतना प्रयोग किए कि अब वो खत्म होने की ओर हैं। तो इसीलिए आज हम लोग बाहें फैलाकर समुद्र की ओर देख रहे हैं और समुद्री संसाधनों की भी अंधाधुंध दोहन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे स्थल पर हुआ कि इस अंधाधुंध दोहन में हम लोग पर्यावरण संरक्षण को भूल गए, तो ऐसा समुद्रों में न हो, उसी के लिए न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए हैं। आइए इसको समझते हैं। तो समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर विचार कर रही है भारतीय टीम। तो वहाँ भारतीय टीम भी पहुंची थी। तो आइए देखते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों का एक प्रतिनिधिमंडल हाई सी में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक विशेष समझौते पर विचार विमर्श करने के लिए न्यूयॉर्क में सम्मिलित हुई। हाई सी क्या है? हाई सी अभी अगले स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन को देखिए। वह समुद्री क्षेत्र जो महासागर वे समुद्री क्षेत्र जो महासागर ये हटा दीजिएगा। वह समुद्री क्षेत्र जो देशों के प्रादेशिक जल क्षेत्र से परे है, उस समुद्र है, उसी को हाई सी कहा जाता है। अभी स्लाइड में बता रहे हैं हाई सी क्या है। वह समुद्री क्षेत्र जो टेरिटोरियल वाटर से परे होता है उसको हाई सी कहा जाता है। और ये जो हाई सी है पूरे पृथ्वी का 45% हिस्सा कवर करता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से जो टेरिटोरियल वाटर जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होता है, एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। और ये देख रहे हैं तो ये नहीं आएगा हाई सी में, यहाँ से लेकर ये पूरा हाई सी में आता है और इसी को लेकर यहाँ समझौता होगा। इसी क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए समझौता होगा। जैव विविधता यानी कि पादप एवं जंतु, और इस क्षेत्र में अभी ऐसे पादप जंतु हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, और वे जो जंतु हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है अर्थव्यवस्था के लिए, बीमारियों से रक्षा करने के लिए। आगे आप देखेंगे तो ये आप जानेंगे। ये
कौन बनाता है और यह समझौता किसके तहत होगा, तो अनक्लॉस के तहत होगा। अनक्लॉस का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये है, ये इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय जमैका में है। इसी के तहत यह समझौता किया जाएगा, यानी कि यह मुख्य घटक रहेगा इस समझौता को अंजाम देने के लिए। तो अभी ये जो आप पूरी सिस्टम देख रहे हैं, इसको भी कौन बनाया है, अनक्लॉस ही बनाया है। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, और बेस लाइन से हम लोग 24 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जेड। ऐसी ही दो चीजें और होती हैं, SEZ होती हैं और ESZ होता है। यह एक आर्थिक अवधारणा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 2005 में कानून बनाने के जरिए देश में लाया गया है। ESZ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, यह इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत होता है। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विथ SEZ एंड ESZ। EEZ जो है वो इन दोनों से अलग है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि टेरिटोरियल वाटर की दूरी कितनी होती है बेस लाइन से, और कंटिजियस क्षेत्र की दूरी कितनी होती है बेस लाइन से, और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन की दूरी कितनी होती है, और जो कॉन्टिजियस क्षेत्र से शुरू हो जाता है हाई सी, इसी के लिए यह समझौता है। आगे बढ़ते हैं और ये देख रहे हैं, जब वहां पर देश इकट्ठा हुए न्यूयॉर्क में हाई सी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत होना है, तो उसमें भारतीय जो टीम शामिल हुई थी उसके सदस्य कौन कौन थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लोग उसमें शामिल थे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ICAR सेंटर फॉर मरीन फिशरीज एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है, कोची में है। ये भी एक प्रीलिम्स के फैक्ट है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक परीक्षा में अनुसंधान केंद्रों का स्थान पूछा जाता है, और इसमें हमारे विदेश मंत्रालय के भी सदस्य थे। तो यहाँ पर जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं रविचंद्रन, उन्होंने क्या कहा, आइए उसको जानते हैं। समझौता का एक प्रमुख पहलू उन कंपनियों के अधिकारों पर निर्णय लेना है जो उस समुद्र में जैविक संसाधनों की खोज करते हैं। कुछ कंपनी ऐसे हैं वो जो मतलब कि जो देश होते हैं उन्हीं की कंपनी है, जैसे हमारे में NTPC भारत ने कंपनी बनाया है, कोई प्राइवेट सेक्टर ने नहीं। तो वे कंपनी जो हाई सी में यानी कि टेरिटोरियल वाटर से परे क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों पर खोज कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से काम करेंगे, उसके लिए उनके अधिकार क्या होंगे, क्या कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में किसी भी खोज या निष्कर्षण पर पूर्ण अधिकार है, या क्या उन्हें बौद्धिक संपदा के संदर्भ में अपने लाभ साझा करना चाहिए। और चर्चा का मुख्य विषय यहाँ पर क्या है, इसको पढ़िएगा क्या कहा है रविचंद्रन ने। आमतौर पर समुद्र में खनन गतिविधि का केंद्र गैस हाइड्रेट के बारे में जानेंगे अगले स्लाइड्स में। कीमती धातुओं के बारे में भी जानेंगे। अन्य जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया और गैस हो गए संसाधनों पर रहा है। हालांकि जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रगति के साथ कई कंपनियां समुद्री सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों में संभावनाएं देख रही हैं। समुद्र में ऐसे कई जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और उन जीवों का प्रयोग कई बीमारियों को ठीक करने में, ऊर्जा उत्पादन में और कई समस्याओं के हल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर देश रेस में लगे हैं उन अज्ञात सूक्ष्म जीवों की खोज के लिए, क्योंकि आज जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जो अभी तक अज्ञात हैं, अन्य जीवों में संभावनाएं देख रही हैं जो अभी तक अज्ञात हैं, तथा जो गहरे समुद्र में रहते हैं, और दवाओं, वैक्सीन और विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, इसीलिए इस क्षेत्र को विनियमित करना बहुत ही जरूरी है। पिछले जून में हमारे देश ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी नीति को मंजूरी दी थी, जो 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है, जिसमें अन्य बातों के अलावा
अलावा एक मानव युक्त पनडुब्बी जो गहरे समुद्र में जाएगी। अभी गहरे समुद्र के संसाधनों को प्रयोग करने के लिए तकनीक पूरे विश्व में नहीं है, तो भारत इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आया था। अभी ये प्रस्ताव आ गया और समझौता होता है तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आएंगे, कुछ ऑब्लिगेशन आएंगे, तो वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। एक मानव युक्त पनडुब्बी पोत विकसित किया जाएगा जो गहरे समुद्री पादप एवं जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों का अन्वेषण करेगा। एक नवीन समझौता इन गतिविधियों पर विनियमन करेगा, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। साथियों, जो गहरा समुद्र होता है, इस गहरे समुद्र के बारे में मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। आम लोग समझते हैं कि सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन समुद्र की तलहटी पर जहाँ घना अंधेरा होता है, सूर्य की रोशनी भी वहाँ पर नहीं पहुँचती, वहाँ पर कई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यानी उन्हें सूर्य की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जो जीव होते हैं वह कीमोसिंथेसिस के जरिए अपना भोजन बना लेते हैं, हाइड्रोसल्फाइड के जरिए अपना भोजन यहाँ पर वो बना लेते हैं। तो ऐसी जरा सोचिए कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे जिनको सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है, बिना सूर्य के ही अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे भविष्य के लिए। चाहे आप देख रहे अनेक महामारियाँ आ रही हैं, तो उन महामारियों से बचाव के लिए टीकाकरण विकसित करने में, दवाओं के विकसित करने में, ऊर्जा उत्पादन में अनेक प्रकार से, इसीलिए हर देश रेस में लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, यही समुद्र के तलहटी पर, गहरे समुद्र पर पाए जाने वाला एक संसाधन है जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल। ये नोड्यूल का मतलब होता है गोली, ये बकरी के लेड़ी के जैसे होता है, गोल गोल, ये आप देख रहे हैं, इसी को नोड्यूल कहा जाता है, लेडी यानी कि नोड्यूल। ये जो नोड्यूल है पॉलीमेटालिक है, पॉली यानी कि बहुधात्विक नोड्यूल है। इसमें लोहा और आयरन के सकेंद्रित परत होते हैं, सकेंद्रित यानी कि कई यहाँ परत होते हैं और उन सब का केंद्र होता है। तो इसमें क्या है, मैंगनीज है और आयरन होते हैं, उसी के परत लगे होते हैं, और जो केंद्र होता है, जो कोर होता है, वह क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से पूर्णतः मैंगनीज में बदल जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मैंगनीज और आयरन के स्रोत के लिए, जो समुद्र के तलहटी यानी सी बेड पर पाए जाते हैं। ये यहाँ पर लिखा है पॉलीमेटालिक नोड्यूल, इसे मैंगनीज नोड्यूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कोर पूर्णतः मैंगनीज का बना होता है। यह आयरन और मैंगनीज के सकेंद्रित परतों से निर्मित होता है। सकेंद्रित का मतलब होता है सभी परतों का केंद्र एक ही है। इसका कोर क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से पूर्णतः मैंगनीज में परिवर्तित हो जाता है। आकार कितना होता है, इतना, कई नोड्यूल, कई लेडी तो ऐसे होते हैं जो दिखाई ही नहीं देते, लेकिन आम तौर पर जो लेडी होते हैं, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल होता है, उनका व्यास 5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। ऐसे ही आप ये देख रहे हैं गैस हाइड्रेट है, जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, और जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं उनके नीचे भी यह पाए जाते हैं गैस हाइड्रेट। तो गैस हाइड्रेट, परमाफ्रॉस्ट पहले क्या ये जान लेते हैं, ऐसी भूमि जो एटलीस्ट 2 साल तक बर्फ से ढके हुए हो, उनको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। तो इस परमाफ्रॉस्ट के नीचे और समुद्र की तलहटी पर क्या पाया जाता है, तो गैस हाइड्रेट पाया जाता है। और गैस हाइड्रेट क्या है, तो यह सॉलिड CH4 है, जमा हुआ CH4 को ही क्या कहते हैं हम लोग, गैस हाइड्रेट कहते हैं। का फैक्ट है। और इस गैस हाइड्रेट को हम लोग फायर आइस भी कहते हैं। ये जो सॉलिड CH4 है, आइस की तरह दिखाई देता है, बर्फ के समान ही, लेकिन इसमें जल के साथ विशाल मात्रा में CH4 यानी प्राकृतिक गैस भी भरा होता है, नेचुरल गैस। और इसको फायर आइस भी क्यों कहते हैं क्योंकि यह आइस आग पकड़ लेता है। तो गैस हाइड्रेट यहाँ हर्ष हाइड्रेट हो गया है, यह क्या होगा, तो गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट यह जल और मीथेन गैस का एक ठोस क्रिस्टलीय रूप है, जो दिखने में बर्फ के समान ही प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। इसके भंडार 2 जगह पाए जाते हैं, समुद्र की तलहटी पर, ये आप देख रहे हैं, और परमाफ्रॉस्ट के नीचे, इसे फायर आइस भी कहते हैं। तो समुद्रों में गैस हाइड्रेट पाया जाता है, इसके
इसके उत्खनन के लिए भी देश प्रयासरत है। आगे चलते हैं और जान लेते हैं हम लोग क्लाउड बस्ट और हम लोग जान लेते हैं क्लाउड बस्ट के बारे में। इस वर्ष साथियों क्लाउड बस्ट की अनेक घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना तो जो अमरनाथ की यात्रा के दौरान हुआ था, जहां कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस बादल फटने की घटना से तबाही मची हुई है। तो ऐसे में क्लाउड बस्ट नामक जो मौसम विज्ञान शब्द है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्लाउड बस्ट का मतलब क्या है, तो पहले अगर क्लाउड बस्ट को समझना चाहते हैं तो हम लोगों को बारिश के तकनीक को समझना पड़ेगा। ये देख रहे होंगे जो नमी युक्त जो हवा होता है, वाटर वेपर से भरपूर हवा जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जब तो ऊपर की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती है। तो तापमान में कमी आने से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है 100% हो जाता है, और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुआ, वाटर वेपर सैचुरेट हुआ, वैसे ही वहाँ संघनन शुरू हो जाता है। संघनन का मतलब होता है कोई चीज जब गैस से लिक्विड में बदलती है उसको संघनन कहा जाता है। तो ताप ऊपर गया, तापमान में कमी हुई, देखिए ऊपर गया, अपवर्ड मोशन किया, अपवर्ड मोशन से रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो 100% हो जाती है। 100% होने का मतलब वायु सैचुरेट हो गया है, फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और रेनफॉल शुरू हो जाता है। तो जब क्लाउड बस्ट होने का मतलब होता है जो कंडेंसेशन रेट होता है। अभी जब गैस लिक्विड में बदल रहा है, वाटर वेपर जो वाटर लिक्विड में बदल रही है तो कंडेंसेशन के माध्यम से बदल रही है, और कंडेंसेशन का एक रेट होता है कि किस दर से गैस लिक्विड में बदल रही है। जब वो कंडेंसेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम समय में ही वाटर वेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में द्रव में बदल जाता है, तब क्लाउड बस्ट की घटना होती है। लेकिन क्लाउड बस्ट का मानक परिभाषा क्या है, यदि किसी स्टेशन पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज होती है तो वर्षा की घटना को बादल फटना कहा जाता है। कोई भी क्षेत्र है, अगर वहां पर वर्षा कोई भी क्षेत्र है और अगर वहां का जो वेदर स्टेशन है अगर 10 सेंटीमीटर प्रति 1 घंटे में अगर वर्षा दर्ज कर लेता है, 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर, तो वहां बोलेंगे क्लाउड बस्ट की घटना हो चुकी है। ये जो क्लाउड बस्ट होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, ये हो कहीं भी सकता है, मैदानी क्षेत्रों में भी हो जाता है, लेकिन आमतौर पर कहाँ होता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में। अब रही बात इसके पूर्वानुमान की, तो जैसे जो प्राकृतिक आपदा होते हैं, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, आंधी हो गया, भूस्खलन हो गया, और कीट फतिंगे, न जाने कितने प्राकृतिक आपदा होते हैं, तो उन अगर प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान कर लिया जाता है तो उससे जो होने वाली क्षति है कम हो जाती है। तो जैसे चक्रवात का पूर्वानुमान करता है मौसम विभाग, तो क्या क्लाउड बस्ट का भी पूर्वानुमान किया जा सकता है? तो क्लाउड बस्ट का पूर्वानुमान करना अत्यंत कठिन होता है। अगर इसका पूर्वानुमान हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग को अत्यधिक घने रडार की जरूरत होती है, हम लोग को अधिक रडारों की संख्या की जरूरत पड़ती है, वेदर स्टेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब क्लाउड बस्ट होता है तो इसके कई खतरनाक परिणाम भी होते हैं, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे। इसमें बस इतना सा फर्क है साथियों कि जो कंडेंसेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंडेंसेशन रेट जैसे सामान्य बारिश होती है तो वहाँ कंडेंसेशन रेट उतना नहीं होता, इसीलिए वो धीरे धीरे गिरता रहता है। लेकिन जब कंडेंसेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब कंडेंसेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कम समय में ही वाटर वेपर बहुत ज़्यादा जल द्रव में बदल जाती है, और जब जल द्रव में बदल जाती है तो वो नीचे की ओर गिरती है, और वही बादल फटने की घटना होती है। जब बादल फटना होता है तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अगर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज करता है कोई वेदर स्टेशन, तो मानिए कि वहां पर बादल फट चुका है और तबाही आ चुकी है। बादल फटेगा तो अगर बहुत ज्यादा पानी गिरेगा तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ के साथ वहां भूस्खलन होगा, अपार जन धन की हानि होती है। तो इसीलिए इसके पूर्वानुमान की जरूरत है। पूर्वानुमान कैसे होगा? हमें अधिक रडारों की जरूरत पड़ेगी, अधिक वेदर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ये घटनाएं ज्यादा कहाँ होती हैं? तो पहाड़ों पर। तो अधिक रडार कहाँ लगाया जाए? पहाड़ों पर लगाया जाए। मैदानी क्षेत्रों में होता है लेकिन वहां पर कम होता है, तो अधिक हम लोग को जो रडार है कहाँ जरूरत है? पहाड़ों पर, ताकि उसका पूर्वानुमान हम लोग कर सके। तो साथियों आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले विषयों के साथ अगले सेशन में।